अस्सलाम वालेकुम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। आप भी कहते होंगे टीचर आते सारी यही पूछती हैं कि आप कैसे होंगे और फिर कह देती हैं पूरे ठीक होंगे। अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, होप सो। चलें, एक्चुअली बात ये है कि जो हालात हो चुके हैं मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा इसका सिलसिला पढ़ाने का। बट ये है कि मजबूरी है, इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो बात असल में ये है कि अभी तो आपकी कुछ ये जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बेसिकली, ये आपके देखा जाए तो वैसे मैंने आपको इसका ओवरव्यू जो है पिछले 2-3 लेक्चर्स में दे दिया है। स्पेसिफिकली ये स्पेशल इस टॉपिक को पढ़ाने का पर्पज़ है कि अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो आप इस काबिल हों कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। आप ये ना कहें कि हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमें इसको अटेम्प्ट करने में इशू आ रहा है। वो छोटा सा टॉपिक है बट टेक्निकल है, ठीक है। इसके बाद हम बेसिकली हम लोग जो है 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, ठीक है। हम पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे सारी, फिर हम लोग जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस, उसको उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 चीज़ें पहले हम जो है थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, थ्योरी रिलेटेड पढ़ेंगे कि अगर आपका फाइनल में कोई क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। फिर जैसे ही मैं जो लास्ट वाले हमारे आई थिंक 18, 19 एंड 20 लेक्चर्स होंगे, उसमें डेली बेसिस पे हम साथ एसपीएसएस करेंगे प्रैक्टिकल, और साथ में आपको जो थ्योरी जो पढ़ाई होगी इसका इंटरलिंक करके बताती जाऊंगी कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, इसका ये मतलब था। अभी मैं कोशिश पूरी करूंगी आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कि मैं आपको जो थ्योरी है वो समझा सकूँ, उसमें कामयाब हो सकूँ, ठीक है। बाकी ये है डिपेंड ऑन यू, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ आएगा आपको, उतना आप इजी लेंगे उसको, आगे आपको उतनी ही मुश्किल होगी, ठीक है। अगेन बस ये हमारा 15 तक इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, उसके बाद लाइव सेशन एक दफ़ा मैं आपके साथ ज़रूर लूँगी पूरी क्लास के साथ। पता नहीं कल क्या हो, कल आपका सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ा पाऊँ, तो राउंड अबाउट 6 मंथ्स जो हैं, 6 मंथ से मैं इन टच हूँ आपके सेमेस्टर के साथ, ऑलमोस्ट फेब से इन टच हूँ मैं। तो क्या है कि एक दफ़ा जो है हम क्लास में मिलके मैं एक दफ़ा वाइवा लेना चाहूँगी आपका, सिर्फ फॉर नॉट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स, ठीक है। स्कोरिंग मार्क्स के लिए नहीं होगा, बट ये इसीलिए होगा ताकि मैं जज कर सकूँ कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है बच्चों से कि कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं, मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या था आगे। अगर मुझे कुछ हाफ की क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा दे दिया, इट मीन्स के आप ये कह दें कि मेरी वे ऑफ टीचिंग अच्छा था या आपकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी मुझसे ज़्यादा थी। तो ये चीज़ आपने मुझे बतानी है, मे बी बिफोर सेमेस्टर, बिफोर फाइनल टर्म आपकी हो जाए सेशन, ये मे बी आफ्टर फाइनल टर्म हो जाए, ठीक है। जैसे ही यूनिवर्सिटीज हमारी ओपन होगी इंशाल्लाह एक हम लाइव सेशन जरूर रखेंगे, ठीक है। चलें, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक में बेसिकली है क्या, टॉपिक को पढ़ने का मकसद क्या है, ये जो हम ये जो हल्की सी स्लाइड्स के बारे में बता रही हूँ आपको, ये बेसिकली है क्या, ठीक है। इसको जो अगर मैं स्पेसिफिकली नाम लूँ तो मैं कह सकती हूँ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द लैब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द लैब एक्सपेरिमेंट, ये इस टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नेम मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाह रही हूँ ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएं, ये ना हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। चलिए, गुड रिसर्च में क्या क्या शामिल होता है। अगर तो आप मेरे सामने लाइव होते तो मैं आपसे पूछती, जितना मैंने आपको पढ़ाया है मुझे होप सो कुछ ना कुछ बच्चे आंसर देने के काबिल हो जाते, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन भी खुद ही पूछ रही होती हूँ, आंसर भी खुद दे रही होती हूँ। तो गुड रिसर्च जो है शुड बी द फाइंडिंग कैन बी सेड टू अप्लाई टू अदर आउटसाइड द सैंपल, ठीक है। गुड रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि जो आप फाइंड आउट करें, अगर वो सेम इम्प्लीमेंटेशन किसी और स्टडी पर लगाई जाए तो उसके भी रिजल्ट वैसे ही आए,
मीन्स टू से, मैं बार बार वर्ड यूज करती हूँ, स्पेसिफिक से आप जनरलाइज कर सकें। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट का एनालिसिस किया और आपने कहा, जब एट द एंड आपने रिजल्ट कंक्लूड किए, तो आपने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी टर्नओवर जो है इस डिपार्टमेंट की इस वजह से कम है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर डिक्रीज हो रही है वो इस वजह से। ठीक है, मीन स्पेशल आपने एक डिपार्टमेंट का किया और अप्लाई इसको किस पे कर दिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो एक अच्छी रिसर्च होती भी वही है। अगर किसी और डिपार्टमेंट का भी हम करके देखेंगे ना, तो रिजल्ट वही आएगा जो एक डिपार्टमेंट का आया था, तो फिर हम कहेंगे गुड रिसर्च जो है, ठीक है, वो अच्छी ऑथेंटिक रिसर्च है, वैलिड रिसर्च है। ठीक है, ओके। वैलिड की अब बात करें तो जब वैलिड का वर्ड आया तो वैलिड की बात करें तो वैलिड क्या है, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिलायबली रिपीटेड। मीन्स उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हम रिसर्च करें, सेम रिजल्ट आए। सेम रिजल्ट का मीनिंग ये नहीं कि वैल्यूज क्वांटिटेटिव में जो नंबर्स है वो सेम है, मीन्स टू से उनका रिजल्ट की जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं वो सेम है। ठीक है, वो कैसे करनी है वो तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये वैल्यू से ज़्यादा होगी तो इस इतने से, फॉर एग्जाम्पल 3 से 7 के दरमियान में वैल्यू होगी तो इसका मतलब है एक जैसा रिजल्ट है। 7 से 10 में वैल्यू होगी तो समझो एक जैसा रिजल्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिपार्टमेंट की 3 में वैल्यू आ जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट की 4 में आ जाती है, तो 3 से 7 तक तो सेम रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो होगा तो हम उसे कहेंगे द एक्सपेरिमेंट में बी रिलायबली रिपीटेड। उसके बाद है जनरलाइजेबल, वही बात स्पेसिफिक से जनरलाइजेबल होना चाहिए रिसर्च को। ठीक है, इफ द एक्सपेरिमेंट वाज डन अगेन एंड रिजल्ट विल बी द सेम और सिमिलर, देन इट्स कॉल्ड द जनरलाइजेबिलिटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मैंने आपसे कहा था, इफ योर डाटा, इफ योर जो रिसर्च कलेक्शन डाटा है रिलायबल है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी रिसर्च है वो क्या है, गुड है। उसके बाद रेप्लिकेबल, जितनी दफ़ा मर्जी उसको मैयर कर लिया जाए उसके रिजल्ट सेम है, ये ना हो। पाकिस्तान पता क्या करते हैं, अक्सर सेकेंडरी डाटा में भी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, यू कांट इमेजिन। ठीक है, यही वजह है कि पाकिस्तानी रिसर्च को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। आपने एक दफ़ा रिजल्ट निकाले, आप किस तरह से नहीं निकल रहे थे। ठीक है, आपने डाटा को मैनिपुलेट करके बेस पेपर की तरह आपने रिजल्ट निकाली और आपने कहा जो उस कंट्री का रिजल्ट है सेम मेरी कंट्री को भी वैसे आया। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि जितनी दफ़ा मर्जी कैलकुलेट उसको किया जाए। अदर कंट्री के फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा एक टॉपिक था, उस पर यूके में स्टडी की गई थी, वही स्टडी जब पाकिस्तान में की गई तो वो रिजल्ट से नहीं आ रहा था, यहाँ के रिसर्चर ने डाटा में मैनिपुलेशन करके सेम उस तरह का रिजल्ट ला के जस्टिफाई कर दिया। अब वही जब इंडिया में जाके करेंगे तो इंडिया वालों को टोटली अपोजिट रिजल्ट आ रहे थे, तो वो उस चीज़ को लेके करेगा, हो सकता है वो चैलेंज भी कर दे कि मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया। चैलेंज बाद दफ़ा नहीं भी कर सकता प्राइमरी डाटा में, ज़रूरी नहीं कि आपका बिहेवियर, आपकी इन्वायरमेंट, बाकी चीज़ें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो क्या होगा, अगर सेकेंडरी डाटा होगा तो वो कर देगा चैलेंज। ठीक है, प्राइमरी डाटा पे नहीं। तो इस तरह से ये जो स्केल है ये हमारी जो कंट्री है वहाँ पे लाइबल नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है develop for understanding how psychological research is carried out. Good research should be, इसके अलावा क्या शामिल होता है, valid means the experiment is measuring what it claim comes to measure. ठीक है, फाइंडिंग जनरलाइजेबिलिटी में आप क्या पढ़ते हैं, द फाइंडिंग कैन सेट टू बी अप्लाई टू अदर आउटसाइड द सैंपल, हम बाहर वाले सैंपल पे भी अप्लाई कर सकें। मीन्स टू से कि हमने एक डिपार्टमेंट को किया और हमने उसको और डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर दिया, हमने कहा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे होगा। रिलायबल इफ द एक्सपेरिमेंट वाज डन अगेन द रिजल्ट वुड बी द सेम और सिमिलर। ठीक है, अगर दोबारा भी किया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट का कर लिया, अब उनके सीईओ आते हैं वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो रिजल्ट निकला है ये टर्नओवर रेशियो इस वजह से है, वो अगेन जो है किसी और रिसर्चर को हायर करते हैं कि आप करें। अगर उसका भी रिजल्ट वही निकलता है, इट मीन्स डाटा जो फर्स्ट रिसर्चर का था वो क्या था, रिलायबल था। रेप्लिकेबल, द एक्सपेरिमेंट कैन इजी बी रिलायबल। ठीक है, रिपीटेड। एप्लीकेबल का मतलब रिलायबल होना चाहिए, बार बार रिपीट करें तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का मैंने आपको लास्ट टाइम पीछे भी बताया था, लैब एक्सपीरियंस में जो चीज़ें आपने ऐड की थी, लैब एक्सपीरियंस में ऐड करने के बाद जब उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट करें और रिजल्ट जो आए वही आए जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो आप कहेंगे ये लैब लेबोरेटरी एक्सपीरियंस आपने कर लिया। डेलिबरेटली मैनिपुलेट्स एंड कंट्रोल द वेरिएबल,
आपको लग रहा है, आपने रिजल्ट रन किए। मीडिएटिंग एंड मॉडरेटर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। आपने एक मॉडल बनाया, आपने डाटा वाला स्पेस उसमें एंटर किया, आपने रिजल्ट को रन किया। रिजल्ट रन करने के बाद आपने देखा कि जो मीडिएटर हमने ऐड किया वो तो मीडिएट का इफेक्ट ही नहीं शो कर रहा। अगेन वही बात, आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा मीडिएट का इफेक्ट कर रहा है। मैंने आपसे कहा वैल्यू से पता चलता है, ठीक है। स्पेसिफिक जो मैं आपको बताऊंगी, इतनी सी इतनी वैल्यू होगी तो ये इसका क्या मतलब है, इतनी सी इतनी वैल्यू होगी तो उसका क्या मतलब है। तो मैं आपको फिलहाल ये बता रही हूँ कि मीडिएट करने के लिए एक रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। अगर तो वो जो एक स्पेसिफिक वैल्यू से बिलो हो तो हम कहते हैं वो मीडिएट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो मीडिएट नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, उसको डेलिबरेटली मैनिपुलेट कर देंगे, उसकी जगह कोई और मीडिएट डाल के देखेंगे उसका क्या इफेक्ट है। उसका इफेक्ट पड़ता है इन दोनों के ऊपर कि नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे होते हैं। लेबोरेटरी में जैसे दो केमिकल मिलाते हैं, हम केमिकल मिला के हम टेस्ट करते हैं क्या चीज़ बनती है। जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन तैयार की जा रही थी, उसमें क्या था, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल को डेलिबरेटली वक्तन फवक्तन जो था मिक्स करके देखा जा रहा था कि किसका क्या इफेक्ट आता है, कोई तो सक्सेसफुल होगी। सो बेसिकली क्या होता है, लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस किए जाते हैं, एक से बढ़ के एक, ताकि बेहतर रिजल्ट जो है कंक्लूड किए जा सके। इसी तरह रिसर्च में भी यही होता है, एक वेरिएबल को ऐड करते हैं, अगर देखा जाए कि उसका इम्पैक्ट जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर पॉजिटिव नहीं पड़ रहा, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव पड़े, नेगेटिव भी पड़ सकता है, ठीक है। नेगेटिव भी कोरिलेशन होती है। नेगेटिव देखा जाए तो आपका जो रिलेशनशिप आपका होता है किसी के साथ, तो बाज़ दफ़ा वो बड़ा अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, और बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि आपके क्लास वाले उसको हैं बट आई हेट हिम। तो क्या होता है कि वो भी रिलेशनशिप तो है आपका, बट वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, मीन्स आप नफरत करते हैं, हेट करते हैं उसे। तो इसी तरह ना एक्सपेरिमेंट में ना अच्छे बुरे लोग जैसे हर जगह होते हैं, इसी तरह से जो रिसर्च है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, रॉन्ग ना हो। लोग फॉर कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है, आप उसका देखें कि उनका कोई वजह है, जो वजूहात हैं उसके रिलेशनशिप की। जब आपने मीडिएटर का इफेक्ट देखा, आपने देखा मीडिएट इफेक्ट नहीं कर रहा, तो आपने उसकी जगह एक और वेरिएबल डाला। जो एक और वेरिएबल डाला वो ऐसा डाला, ये ना हो जैसे मैंने कहा आप एक हाथ की फिंगर पकड़े और दूसरे हाथ की लेग की फिंगर पकड़े और बताएं इनका आपस में ताल्लुक है। बेशक इंटरनली लिंक है, वो भी लिंक है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ कि दो ऐसी बातें करना जिनका आपस में कोई लिंक ना हो, ठीक है, कोई वजह ना हो आपस में लिंक करने की, ऐसा ना हो, ठीक है। ऐसा आपने वेरिएबल चूज करना है जिसका आपस में क्या हो, लिंक हो। फॉर एग्जाम्पल, दो ग्रुप्स, ठीक है, टू ग्रुप्स डू द सेम टास्क विद वन डिफरेंस, एनी डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, ठीक है। अगर दो ग्रुप्स जो हैं एक ही तरह का काम करते हैं, एक का काम डिफरेंस होता है दूसरे के ग्रुप से, अज्यूम टू बी ड्यू टू दैट वन डिफरेंस, ठीक है। वजह क्या है कि एक का डिफरेंस हुआ है तो दूसरे का भी डिफरेंस हुआ है। अगर वन का डिफरेंस ना होता तो ऑटोमेटिकली सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना था। अच्छा, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, इट इज द आईवी। आईवी मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डीवी मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज द आईवी दैट वेरीज, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारी जो अलजबरा की इक्वेशंस आपको पता होगा, आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें आप लोग मुख्तलिफ किस्म की क्वेश्चंस वो क्या थी, मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, उस इक्वेशन में ये होता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग्स आती है ना, उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग्स आती हैं। ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करें, आप जैसे आपकी जो पूरी क्लास है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है। आपकी जो पूरी क्लास है वो क्या है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे पे डिपेंडेंट है, बाकी टीचर्स पे डिपेंडेंट है। सब्जेक्ट वाइज हर एक बच्चा जो है अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो क्या होगा कि जो टीचर इंडिपेंडेंट है, जो टीचर आपको पढ़ाएगा, जिस तरह से आपको मोल्ड करना चाहेगा, आप जो है उस तरह से पढ़ेंगे, उस तरह से मोल्ड होते जाएंगे। मीन्स टू से हमारी स्मॉल चेंजिंग्स की वजह से जो आप में चेंज आएगा, यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरीज का मतलब है चेंज, इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट वेरीज। अगर मैं जितनी चेंज होंगी तो मेरे सब्जेक्ट में, मेरे पढ़ाने के वे ऑफ टॉकिंग में, टीचिंग में जितनी चेंजिंग्स आएंगी, जो जो मैं आपको नॉलेज डिलीवर करूँगी वक्तन फवक्तन, मेच्योर करूँगी आपको इन रिसर्च में, उतना उतना चेंज आपके बिहेवियर में, आपके रिसर्च में आएगा। आपको लर्निंग जैसे होती जाएगी उतने आप मेच्योर होते जाएंगे। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के चेंज होने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है, उस चीज़ को
जज किया जाता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के जरिए से, ठीक है, समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल बोथ ग्रुप्स ड्रॉप अ टेनेंस बॉल, दोनों ग्रुप्स ने टेनेंस बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। उसके बाद वन ग्रुप की जो बॉल थी वो गीली होगी, दूसरे की जो बॉल है वो क्या है, ड्राई है, ठीक है। स्पीड ऑफ ड्रॉप, ठीक है, दोनों की जो स्पीड ऑफ ड्रॉप है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स टू से कि स्पीड ऑफ ड्रॉप की एक जो स्पीड ऑफ ड्रॉप है एक वेरिएबल है, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दोनों की टेनिस बॉल, एक की बॉल गीली हो जाती है और एक की बॉल क्या होती है, स्वेट ड्रॉप, ठीक है, ड्राई रहती है। तो बेसिकली ये क्या है, जैसे वो गीली हुई है उसका इफेक्ट जो है बॉल के स्पीड पे पड़ा, ड्राई होगी तो उसका जो है वो जितनी तेज भागेगी उतना उसका इफेक्ट होगा स्पीड ऑफ द ड्रॉप पे। इट मीन्स उन दोनों में जितनी चेंजिंग्स आती है उतनी चेंजिंग्स जो होती है वो नजर आती है हमें किसमें, स्पीड ऑफ ड्रॉप ऑफ द बॉल पे, ठीक है। उसके बाद है रिमेंबर, एक बनाया गया है कार्टून स्टाइल का ताकि आप थोड़ा इजी हो जाए। Remember, exogenous variable need to be controlled for less control or less valid. Okay. एम क्या है इसका? Remember, exogenous variable need to be controlled for less control equal to less valid. ठीक है, जो एक्सट्रोजीनियस किस्म के वेरिएबल होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जितना आप कंट्रोल उसको कम करेंगे या जितना कंट्रोल आपका अच्छा नहीं होगा, आपके रिजल्ट के वैलिड होने के चांसेस भी उतने ही क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। एम क्या है इसका? एम टू इन्वेस्ट, ये मैं आपको दोबारा से नए सिरे से जो इसका ये जो है प्रैक्टिकल इसके जो नीचे लिखा हुआ है ये मैं आपको उसकी फॉर्म में मुहैया करती हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स टेस्ट के बारे में है, ये कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है। पहला आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, आपने कहा कि जो म्यूजिक चला दिया आपने जब आपकी बॉल बैठ गई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है म्यूजिक, फॉर एग्जांपल आपने जो एक बॉल, आपने एक ग्रुप ने एक बॉल अपनी फेंकी और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्पीड, ठीक है, कि बॉल की स्पीड अगर तेज होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल में उस हिसाब से चेंजेस आएंगी, ठीक है। आपने जब बॉल को फेंका तो वो कुछ टाइम पीरियड, कुछ थोड़ा आगे जाने के बाद पानी था, वो पानी में डिप होने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, डाउन। जब उसकी स्पीड डाउन हुई तो ऑटोमेटिकली हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की भी स्पीड क्या होगी, डाउन, ठीक है। इसी तरह से अगर कहते हैं आप उसको कंट्रोल कर लें, जो आपकी जो बॉल है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसको पानी में जाने से बचा दिया जाए, उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू वेट बॉल की निस्बत क्या होगी, तेज होगी, ठीक है। कंट्रोल कंडीशन साइलेंस ड्राई बॉल, समझ आ गई एग्जांपल्स की? ओके, उसके बाद है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस सेम फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, व्हाई रिडक्शन ऑफ द रिसर्च बेस। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, इंस्ट्रक्शन सेम फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, वाई रिडक्शन ऑफ रिसर्च प्राइस, ठीक है। अगर एक ही तरह का ट्रीट किया जाए सब स्टूडेंट्स के साथ, जैसे मैं क्लास में अगर पेपर चेक करती हूँ और मैं एक ही तरह का सबको ट्रीट करती हूँ, मीन्स टू से कुछ बच्चों ने पेपर को एक्स्ट्रा नहीं अच्छा किया हो, कुछ बच्चों ने नॉर्मल किया हो, बट जब मैं ग्रेडिंग देने लगती हूँ तो मैं जो हूँ, मैं ग्रेडिंग के लिए जो टूल यूज करती हूँ वो इक्वल का करती हूँ, ठीक है। इक्वल इस सेंस में नहीं कि विदाउट बाइसनेस, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इक्वल ग्रेड दे रही हूँ तो मैं बाइसनेस को शो कर रही हूँ। जब मैं बाइसनेस शो करूंगी क्या मेरा रिजल्ट एक्यूरेट आ पाएगा? आप खुद अंदाजा लगाएं, आपकी क्लास का रिजल्ट एक्यूरेट आएगा? हर बच्चे के इसमें तो 4 जीपी आ जाएगा, फिर क्या कंपटीशन आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग्स आएंगी मेरी वजह से, इंडिपेंडेंट हो ना, अगर मैंने जो है सेम जवाब दे दिया तो आपको जो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, तो मतलब है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, ये जो होना चाहिए सेम फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, सबके लिए सेम रूल होना चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा बाइसनेस होगी उतने आपका रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, complete the label for field and natural experiment using textbook pages 31 से 32, ठीक है। फीचर्स लेबोरेटरी, फील्ड एंड नेचर्स। फीचर अगर हम देखे जाए एक्सपेरिमेंट के, लेबोरेटरी के, कंट्रोल, independent deliberately manipulated,
इन सब चीज़ों को हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लुक फॉर कैजुअल रिलेशनशिप, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, रिसर्च डिजाइन अप्लाइज टू दिस मेथड ओनली। फील्ड में क्या होगा? इंडिपेंडेंट डेलिबरेटली मैनिपुलेशंस इन नेचुरल एनवायरनमेंट, participants are unaware of experiment, lack of informed consent, no manipulations of variable in natural environment, participants are unaware of experiment, lack of form constant. स्ट्रेंथ, अब हम इनकी फीचर पर हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेरिमेंट के, अब हम इसकी स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं। स्ट्रेंथ इसमें क्या चीज़ है? रेप्लिकेबल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब लैब लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं तो सबसे जो बेहतरीन फीचर जिसको कहा जाता है ना आपको, या खूबी कहा जाता है इसकी लैब एक्सपेरिमेंट की, वो ये है कि ये रेप्लिकेबल है। जितनी दफ़ा मर्जी इसको टेस्ट करो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि लैब लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो बार बार करके चेक किए जाते हैं, अथेंटिक होने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है। उसके बाद है वैलिडिटी अनलेस रियल लाइक बिहेवियर। ठीक है, बिल्कुल रियल होते हैं। इकोलॉजिकली वैलिडिटी लिटिल टू नो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी लीडर टू नो डिमांड। सिर्फ जो है लैब लेबोरेटरी को टेस्ट जो है वो क्या है, वो बेस्ट है, बट जबकि फील्ड एंड नेचुरल जो है उसमें स्मॉल चेंजेस होते हैं। जाई एक्सपेरिमेंट, रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, रिसर्चर जो है वो खुद से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग नहीं कर सकता। इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, मीन्स टू से अब मैं आप में चेंजिंग कर सकती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप डिपेंडेंट हैं, आप क्या मुझ में चेंजिंग कर सकते हैं मेरी इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हुए? नहीं ना कर सकते। मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हूँ, मेरी में जो इंटेलिजेंस है या जो मेरे माइंड में बात है या जो मेरे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताना है, क्या आप मुझे वो बताने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। रोक देंगे मैम आज लेक्चर ना लें, ये दूसरे लेम एक्सक्यूजेस है। मीन्स टू से आप मेरी इंटेलिजेंस को नहीं रोक सकते। मैं यहाँ पे नहीं दूंगी वो लेक्चर्स, मैं किसी और जगह पढ़ाऊंगी या करूंगी, मैं वहाँ पे दे दूंगी। तो खुजाई एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है कि जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज ना कर सकें। फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, जेंडर का जो इफेक्ट इंटेलिजेंस पे पड़ता है। अब इंटेलिजेंस वाइज देखा जाए, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी या टू। ठीक है, जेंडर, जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल, दोनों की इंटेलिजेंस में क्या होता है? डिफरेंस होता है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इंटेलिजेंस। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इंटेलिजेंस। फीमेल अगर लेक्चर्स दे रही है उसका उसकी इंटेलिजेंस का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, एंड अगर मेल लेक्चर दे रहा है तो उसका उस चीज का आपकी इंटेलिजेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं खुजाई एक्सपीरियंस। क्विक टेस्ट, टोटल मार्क्स 10 आउट ऑफ 10। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डैश, एक्सप्लेन वन स्ट्रेंथ एंड वन लिमिटेशंस। किस चीज की स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस? इट्स अ असाइनमेंट। ठीक है, रीम रिपीटेड मायर डिजाइन, इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइंस, यू डिड दिस इन द एग्जाम पेपर। ठीक है, मैच पेयर डिजाइंस, अभी बल्कि इस असाइनमेंट्स को आप अभी रहने दें, ये असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी जब आपकी फाइनल आपको सारा मैं सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी होंगी। रिपीटेड मेयर डिजाइन, काउंटर बैलेंस की तरफ हम लोग आते हैं। अ वे ऑफ ओवरकम ऑर्डर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल काउंटर बैलेंसिंग क्या है? A way to overcome order effect. Half of the participants do not noise followed by noise by the next day control conditions followed by the experimental conditions. Other half do the revise experimental then control. Result order effect appear in both conditions, therefore balance. Counter balance means के एक तरफ से दोनों तरफ से इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, आप डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आप उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं। एक लेवल आएगा कि जहाँ पे मेरी इंटेलिजेंस और आपकी इंटेलिजेंस मैच कर जाएगी। मीन्स जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ आप उसको अंडरस्टैंड कर गए हैं और सेम एज इट इज जैसे मैं समझा रही हूँ, तो वो जो लेवल होगा ना वो काउंटर बैलेंस होगा। ठीक है, काउंटर अटैक से निकला काउंटर बैलेंसिंग, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपस में आके मिल जाते हैं। A middle-aged male researcher approaches an adult in a busy street. He asks the adult for directions to the train stations. He repeated this with 29 other adults. Each of them, 30 adults, was then approached by a second researcher
called Sam, who showed each of them 10 photographs of different middle-aged men, including a photo of Dave. Sam asked the 30 adults of first choose the photo of the persons who had asked them for directions to the train stations. Sam estimated the age of each of the adults and recorded where each one has correctly chosen the photo of Dave. Suggestion one suggested one reason why the researcher decided to use a field experiment rather than the laboratory experiment. ठीक है, it's an assignment, it's an assignment. ये assignment मुझे आप कब सबमिट करवाएंगे? एक तो आप मुझे रिसर्च डिजाइन की करवाएंगे और सेकंड आप मुझे ये एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगी जो बच्चे बिलिंग होंगे इस चीज़ को, उनके साथ मिलके एक रिसर्च पेपर लिखा जाएगा, फिर उसको हम पब्लिश करवाएंगे, ठीक है। क्लास की पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए मैं ये डिसाइड करूंगी कि किस बच्चे को आगे आना चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टर सेमेस्टर भी अगर मुझे उनसे इंटरेस्ट है कि उनको स्टडी में इंगेज करना पड़ा, रिसर्च पेपर लिखना पड़ा, तो मैं उन बच्चों को इंगेज करूंगी। अब वो कौन से बच्चे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आइडेंटिफाई वन पॉसिबल extraneous variable in this experiment. Explain how this extraneous variable could have affected the result of this experiment. Extraneous variable को identify करने का 1 marks है. How this could have affected the result 3 marks है. Suggested one reason why the researcher decided to use a field experiment rather than the laboratory experiment. Again which is मैं आपसे पूछ रही हूँ. Participants are less likely to show demand characteristics as in part 1. They're asking for directions. They are unaware that they are taking part one in an experiment. In real life situations, people tend to respond genuinely, so the research findings are more likely to generalizable than if it was a laboratory experiment. When you have studied EWT, you will likely mention that this is important in EWT experiment to be valid. Identify one possible extraneous variable in this experiment. Explain how this extraneous variable could have affected the result. Means to say, ये आपको ये जो असाइनमेंट देने का पर्पस है, आपको अवेयर किया जाए कि आपके पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। एक सिनेरियो बना के दिया जा सकता है आपको, उसमें से आपको कहा जा सकता है कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और कुछ चीज़ें बताएं कि यहाँ पे आपने लैब एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, लैब एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो इन चीज़ों को आप जो है क्लियर कर लें कि सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ाने का पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगा, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर लें, और आ भी सकता है, ठीक है। 50 से 60% तक चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी की जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, असाइनमेंट्स दी है, इसी की अगर आप प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स कब जमा करानी है या मैं इसको चेंज करूंगी, इट डिपेंड्स ऑन मी। जब मैं कहूंगी आपको असाइनमेंट लेक्चर नंबर 15 में जो मैंने असाइनमेंट्स दी थी वो सबमिट करवाएं, देन यू हैव टू सबमिट इट, अदरवाइज यू डोंट, ठीक है। आप सिर्फ मुझे रिसर्च डिजाइन की सबमिट करवाएंगे और इट्स कंपल्सरी। How the researcher asked the directions, time of day, gender, eye of sight, and participant, anything other than IV for 1 marks. ठीक है, it's your final lecture of 15. Too much short, but ये है कि very very important lectures, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फिर बताएंगे ग्रुप में, और मैं आपसे पूछती रहूंगी वक्तन फवक्तन किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो, और आप भी मुझे बताते रहेंगे ताकि हमारी रिसर्च में इन फ्यूचर में क्या हो सके, बेहतर हो सके। ओके दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।